सर उसमें ना आप दिखते ना टीवी दिखता। इसमें हम दिखेंगे, टीवी नहीं दिखेगा। चले हेडिंग कीजिएगा, हेडिंग लगाइए, जंतुओं में पोषण। इससे पहले हम लोग पौधों में पोषण देखे, पौधों के पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है ये देखे। फिर हमने जाना कि आपका पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखा। फिर हमने जंतुओं में पोषण में बात की थी, तो जंतुओं के पोषण हमने दोनों में देखा था, एक कोशिकीय जीव में भी और बहुकोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में देखे थे अमीबा और पैरामीशियम, कैसे वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जंतुओं के पोषण में आपका दोनों आ जाता है, जो एक कोशिकीय जीव है वो भी और जो बहुकोशिकीय जीव है वो भी। बहुकोशिकीय जीव की अगर बात की जाए तो देखिए स्क्रीन पे, हमारे जैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो पोषण होता है वो कैसे होता है, आज का क्लास पूरा इसी पे चलेगा कि हमारे जैसे जीवों में जो पोषण होता है वो कैसे होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। देखिए हमारे जैसे जो मनुष्य है या हमारे जैसे जो भी उच्च जीव है, जैसे हो गया आपका गाय हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया, है ना, इन सब में क्या होता है, भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। इन विशेष अंग को क्या कहते हैं, आपका आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब आहार नाल में जो भी आपकी ग्रंथि है, जो भी पाचन अंग है, ये सारे मिलकर आपका क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र। टॉपिक कीजिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखिएगा, आहार नाल कॉमा इससे संबंध आहार नाल कॉमा इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके क्या होता है, खत्म होता है। एक बहुत लंबी कुंडली है सर पाचन तंत्र। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। समझिए, कुंडलित रचना मतलब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपका पाचन तंत्र का जो भी ये अंग है, ये आपका पूरा कुंडलित है। कुंडलित मतलब पूरा ऐसे ऐसे लपेटाया हुआ है। अगर इनको खोल दिया जाए तो पूरा हमारा माउथ से जो पाचन तंत्र स्टार्ट हो रहा है और जो एनस तक खत्म हो रहा है वो 8 से 10 मीटर लंबा है। 1 मीटर समझ रहे कितना बड़ा होता है, तो 10 मीटर लगभग हमारे अंदर जो आहार नाल की जो लंबाई बोला जाता है, वो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। याद रहेगा, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आगे बात करते हैं। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे जो जो आहार नाल के अंग है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख्य गुहा की।
मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है या ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मशाल ओठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा जो पाचन तंत्र है या हमारा जो आहार नाल है ये मुख से स्टार्ट हो रहा है और देखिए आपका भोजन कैसे जा रहा है, ये होते हुए लास्टली आपका कहाँ से आते जाएगा, मल द्वार जो है वो देखिए मल द्वार के द्वारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ये पूरा हमारा क्या पाचन तंत्र है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग होता है मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या क्या है सबसे पहले चेक कीजिए। मुख गुहा में आपका क्या है, आपका दांत है, जीभ है ना, जबड़ा है दो, अपर जाओ और लोअर जाओ ना। और इस मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या है, हमारा ओठ है जो हमारे मुख गुहा को क्या कर रहा है, आपका ढक के रखता है। तो पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे कहाँ से, मुख गुहा से। जैसे ही भोजन को अंदर डाले, मुंह के अंदर डाले, आपका पाचन का क्रिया क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आगे बात करते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मशाल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। अगर हम जीभ की बात कर रहे हैं तो जीभ अगर हम लोग देखते हैं तो जीभ आगे से स्वतंत्र है, आगे से स्वतंत्र है, पीछे क्या होता है, अटैच होता है। साथ ही साथ जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलियां पाई जाती है। ये कलियां आपके क्या कहलाती है, स्वाद। जैसे हम कोई खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें उसका स्वाद पता चल जाता है कि वो खट्टा है, तीता है, मीठा है या कड़वा है। ये कैसे पता चलता है सर, ये हमारे जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलियां होती है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आफ्टर ब्रशिंग, जब जिब भी करते तो इस पे मिरर पे जाके देखिए, आपको श्वेत व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने हमें जीभ पे दिखते हैं। वो छोटे छोटे दाने क्या है आपके सर, स्वाद कलियां है, जो स्वाद को डिटेक्ट कर रहा है कि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, कड़वा है, खट्टा है, तीता है। ये सारा कौन आपका डिटेक्ट करता है, स्वाद कलियां। ये इस चीज को पहचानता है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। देखिए जीभ का और क्या काम, जीभ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक इंपॉर्टेंट रोल तो हमें बोलने में मदद कर रहा है, बिना जीभ के हम बोल नहीं पाएंगे, सांप से बोल नहीं पाएंगे तो बोलने में मदद कर रहा है जीभ। साथ ही साथ दूसरा आपका हो गया स्वाद को पहचान रहा है। तीसरा क्या हो गया, हमारे अगर देखा जाए तो हमारे जो मुंह के अंदर है ना, तो ये आपका एक कहलाता है लाड़ ग्रंथि। ये तो सबको पता है हमारे मुंह के अंदर लाड़ बनता है। एक सूखा रोटी खाते हैं तो सूखा रोटी क्या हो जाता है, मुंह के अंदर गीला हो जाता है। कैसे, जो हमारे मुंह के अंदर लाड़ है वो लाड़ आपका क्या करता है, भोजन को क्या करता है, मुलायम करता है। अच्छा, लाड़ में मिलाने का काम कौन कर रहा है, लाड़ के साथ भोजन को मिलाने का काम कौन कर रहा है, जीभ। ठीक है, जो हम खा रहे हैं हमारे अंदर जो लाड़ कहाँ से आता है, यहाँ पे लाड़ ग्रंथि है, यहाँ इस साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा क्या होता है, लाड़ ग्रंथि होता है, यहाँ से लाड़ आता है कहाँ, हमारे मुंह में। ठीक है, अब ये लाड़ क्या करता है सर, भोजन के साथ क्या करता है, जीभ इसको क्या करता है, जो भी हम खा रहे हैं वो उस लाड़ के साथ मिक्स कर सकता है। आप इस चीज को फील कर सकते हैं। अगर लाड़ का स्वाद बोला जाए तो हल्का मीठापन होता है। आप एक सूखी रोटी को लीजिए, वो आपको हल्का मीठा मीठा लगेगा। ठीक है, तो जीभ का काम क्या है सर, जीभ का काम है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसे लाड़ के साथ अच्छे से क्या कर दे, मिक्स कर दे। साथ ही साथ भोजन को निगलने में भी कौन मदद कर रहा है, लाड़, जीभ मदद कर रहा है। अगर हमें भोजन निकलना है, क्योंकि पास तो करना होगा, आगे भेजना होगा, खा लिए यहाँ पे, यहाँ चिवा दिए, सब कुछ कर लिए, लाड़ के साथ मिक्स करी हुई, और इसे आगे भेजना होगा। तो आगे भेजने का काम, इसे निगलने का काम कौन कर रहा है, आपका जीभ कर रहा है। इतना बात के लिए वो जीभ का क्या काम है, आगे बढ़े। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। अब जीभ के बाद हम अपने जबड़े की बात करते हैं। हमारे पास दो जबड़ा है, या इसको जॉ बोलते हैं, लोअर जॉ और अपर जॉ, है ना। अच्छा, इसमें से कौन सा जबड़ा है जो फिक्स्ड है, ऊपर वाला। जो भी हिल रहा है वो क्या हो रहा है, नीचे वाला। नीचे वाला जॉ जो होता है हमारा क्या होता है, फ्री होता है। ऊपर वाला क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब ये जो जॉ है, ये जो हमारा जबड़ा है, इनमें हमारे क्या जैसे होते हैं, दांत जैसे होते हैं।
दांत का भी इम्पोर्टेंट रोल अभी देखेंगे, चीज़ों को फाड़ने काटने इस सब में हमारा कौन इस्तेमाल हो रहा है, दांत। तो दांत हमारे कहाँ धंसा हुआ है, जबड़े में, जबड़ा। अब जबड़े में हमारा मसूड़ा भी है, जो पिंक पार्ट होता है हमारे मुंह के अंदर, वो क्या हमारा मसूड़ा। अब दांत जो है ना, आधा आपके मसूड़े में घुसा हुआ है और आधा क्या बाहर है। मे भी दांत का फिगर देखे हम लोग बचपन में, या अभी मे भी आ जाए यहाँ पे, तो दांत के फिगर को जब देखते हैं तो आधा पार्ट क्या होता है, मसूड़े में धंसा होता है और आधा पार्ट बाहर होता है। जो पार्ट आपका मसूड़े में धंसा होता है उसे हम लोग बोलते हैं जड़, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। और जो ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं शिखर। ठीक है, दांत का जो हमें दिख रहा है, जैसे हमारा जो दांत दिख रहा है वो शिखर है, हम किसी नहीं देख पा रहे रूट को। रूट कहाँ है, हमारे मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, दांत के बारे में यहाँ तक क्लियर है सबको। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मंजा गुहा होती है, जिसके ऊपर दंत अस्थि या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में बोलते हैं कतरनक, भेदक, अग्र, चर्वनक और चर्वनक। ठीक है, हिंदी थोड़ा हार्ड है, इंग्लिश ठीक है सर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के दांत हमारे होते हैं। अब दांत जो हमारा, दांत का जो अधिकांश भाग बना होता है सर, वो किससे बना होता है, डेंटाइन से। याद रखिएगा, दांत का जो अधिकांश भाग बना होता है वो क्या का बना होता है, डेंटाइन। ठीक है, अब ये जो डेंटाइन है ये हड्डी से भी क्या होता है सर, मजबूत होता है। और किस कलर का होता है, पीले रंग का। किस रंग का होता है, पीले रंग का। वापस से बता रहे, दांत का अधिकांश भाग किन चीजों का बना होता है, डेंटाइन। यह हड्डी से भी मजबूत होता है और किस रंग का होता है सर, पीले रंग का। याद रहेगा। डेंटाइन के ऊपर क्या का परत चढ़ा होता है, इनामेल। डेंटाइन के ऊपर क्या का परत चढ़ा होता है, इनामेल। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे दांतों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अगर ये परत ना हो तो हमारे डेंटाइन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, सड़ने लगेगी, जिससे हमारा दांत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इनामेल क्या कर रहा है, दांत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आगे बात करें, दंत अस्थिच है। अब देखते होंगे कभी कभी हमारे दांतों में आपका कैविटी आ जाता है, मतलब दांतों में क्या होता है, छेद हो जाता है। ये कभी ना कभी बचपन में हो ही जाता है, मैक्सिमम ज़्यादा टॉफी वगैरह खाने से, या किन्हीं को प्रॉब्लम हो ही जाता है हमारे आस पड़ोस में। तो ये क्या है, दंत अस्थिच है, इसकी बात करते हैं। जब हम कोई मीठी चीज़ें जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। इनमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देते हैं। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, जो दंत अस्थिक्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेते हैं। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों की नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाता है, इससे संक्रमित हो जाता है, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो होता है कैसा, दंत अस्थिक्षय। दंत अस्थिक्षय ये है कैसे, ये कब होता है सर, ये तब होता है जब हम मीठे खाने को गर्म करते हैं और मीठे खाने के बाद अगर हम अपने दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं तो ये जो चॉकलेट खाए या जो भी मीठा चीज़ खाए ये हमारे दांतों के साथ क्या हो जाती है, चिपक जाती है। दांतों के साथ चिपक के वहाँ पे क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो वहाँ पे जाके जहाँ पे मीठा चीज़ चिपका हुआ है, हमने एक चॉकलेट खाया और चॉकलेट हमारे मसूड़ों में चिपका हुआ है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जाती है और बैक्टीरिया वहाँ पे क्या का निर्माण करती है, अम्ल का निर्माण करती है। ये अम्ल हमारे दांतों में क्या कर देते, छिद्र कर देते, छेद कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, दंत अस्थिक्षय। दंत अस्थिक्षय
क्या कहते हैं? दंत अस्थि छिद्र। क्लियर है ये चीज? आगे बात करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। अब हम लोग आ गए लाल ग्रंथि। चेक कीजिएगा फिगर में, वीडियो में थोड़ा चेक कीजिए, है ना। ये येलो कलर का आप जो देख रहे हैं ना, वो क्या है? आपका लाल ग्रंथि है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है? आपका लार आता है। आगे बात करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पेरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। याद रखना, सबसे पहले मनुष्य के मुंह के अंदर कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? 3। ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा सर। मनुष्य के मुंह के अंदर कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? 3। ठीक है, पहला जो है वो है सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, दूसरा है आपका पेरोटिड ग्रंथि और तीसरा है आपका सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। इससे निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। गणश्री। अब आगे बढ़ते हैं, मुंह का बात खत्म। मुंह में हम लोग क्या क्या पढ़े? मुंह गुहा में सबसे पहले हम लोग पढ़े आपके जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ एक मशाल रचना है जो आगे से स्वतंत्र और पीछे से जुड़ा होता है, जिसका काम क्या है? भोजन को, जो भी भोजन ग्रहण करे उसको लार के साथ क्या करना? मिक्स करना और भोजन को निकालना। फिर दूसरा हम लोग पढ़े जबड़े के बारे में। हमारे मुंह में 2 जबड़ा होता है, एक अपर जॉ और दूसरा लोअर जॉ। अब मुख गुहा को ढकने के लिए हमारे आगे क्या होते हैं? 2 ओंठ होते हैं। जबड़ा के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। दांत आपके मसूड़ों में क्या होते हैं? धंसे होते हैं। जो पार्ट मसूड़ों में धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। जो पार्ट आपका ऊपर होता है ये, वो सीखर कहलाता है। जड़ और सीखर के बीच का जो पार्ट है, मतलब मान लीजिए इतना बड़ा मेरा व्हाइट दांत आपको दिख रहा है, ये हो गया इसका अंदर जो धंसा होगा जड़, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? सीखर। ये जो बीच का पार्ट है वो क्या कहलाता है? आपका ग्रीवा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रीवा। दांत भी हमारे क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत बना किन चीजों का होता है? दांत आपका बना होता है डेंटाइन का। अधिकांश भाग दांतों का क्या बना होता है? डेंटाइन का, जो पीले रंग का है। दांतों को सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर इनामेल की एक परत चढ़ी होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इंसीजर, दूसरा कैनिन और तीसरा आपका प्रीमोलर और चौथा मोलर। इन चारों दांतों का अलग अलग यूज है सर। अगर हम इंसीजर की बात करें, आगे वाले जो दांत है ये, वो क्या रहता है? इंसीजर। इंसीजर का यूज होता है काटने के लिए। अगर हम किसी भी चीज़ को काटते हैं तो यहाँ से काटते हैं। जैसे एक टॉफी लीजिए तो यहाँ से नहीं काटते, ये चौवा पास पे गए और वहाँ से टॉफी को काट रहे हैं। टॉफी को काटने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। साइड में आपका क्या आ रहा है? कैनिन्स। ये चीज़ों को फाड़ने में इस्तेमाल करता है। जैसे एक कुरकुरे का रैपर, उसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ से फाड़ते हैं, है ना। और आपका मोलर और प्री मोलर, ये क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है चीज़ को। जो हम खा रहे हैं उसको हम पीसने के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? मोलर और फिर इसके बाद हम लोग पढ़े दंत अस्थि छेद। दंत अस्थि छेद क्या है? जब हम कोई मीठा खाना चाहते हैं तो ये हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है। चिपकने के बाद मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो उस पर क्रिया करती है। कैसी क्रिया करती है? रासायनिक क्रिया करती है, जिससे वहाँ पे अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल क्या करते हैं? दांतों में छिद्र कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि छेद। फिर हमने लार की बात की। लार ग्रंथि, मनुष्य के अंदर 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी की। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है तथा कंठ द्वार जो श्वसन नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका 2 नली, ये तो आपका है फुट पाइप और ये कहलाता है आपका विंड पाइप। ठीक है, आपका कितने पाइप है वहाँ पे? अगर अपने ग्रसनी में देखा जाए तो पीछे की नली यहाँ पे हमारा 2 पाइप है। ठीक है, एक पाइप है हमारा फुट पाइप, आगे की ओर जो था वो होता है विंड पाइप और पीछे की ओर जो होता है वो होता है फुट पाइप। आप फिगर देखिए वापस से, फिगर पे फोकस हुई। आगे के साइड जो ये पाइप होता है ये होता है आपका फुट पाइप, सॉरी विंड पाइप, और पीछे के साइड जो होता है फुट पाइप। अब क्या होता है ना कि ये पाइप एकदम यहीं पर है, मुंह के ठीक पीछे, देख ही रहा है, मुंह के ठीक पीछे दोनों पाइप है। क्वेश्चन ये है
कि अगर वो खाना निगलते हैं तो आपका ये चांसेस होते हैं कि खाना आपका ये विंड पाइप में चल रहा है, और विंड पाइप से आपका जो कंठ द्वार जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं निगल द्वार, आहार द्वार नहीं निगल द्वार, जिससे खाना जा रहा है वो हो गया निगल द्वार, और जिससे हवा जा रहा है वो कंठ द्वार। ठीक है, तो हम जब भोजन चिबाने के बाद जब निकलने के बाद हमारा ये चांसेस होता है कि ये कुछ फूड आपका इधर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों कॉमन है, यहाँ पे दोनों कॉमन है, यहाँ पे ये आके ना अलग हो रहा है ये दोनों, बट ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भोजन हम निगल रहे हैं वो फूड कुछ आपका फूड पाइप में जाए और कुछ आपका कहाँ चल जाए, विंड पाइप में। तो विंड पाइप में अगर चल जाएगा तो हमें सांस लेने में क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम। तो ये विंड पाइप किसके लिए बना है, हवा के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर उसमें भोजन चल जाए तो दिक्कत होगा, कभी कभी देखते हैं सड़क जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आपका भोजन विंड पाइप में ना जाकर केवल और केवल आपके कहा जाए, फूड पाइप में जाए। ऐसा क्या किया जाए कि आपका भोजन केवल और केवल कहा जाए, आपका फूड पाइप में। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या होता है ना कि यहाँ पर ना विंड पाइप में एक मशाल लाइक रचना होती है, छोटा सा, हम इसको और डिटेल में दिखाएंगे। एक मशाल लाइक आपका रचना होता है, जैसे हम फूड को निगलते हैं ना, वो क्या करता है, ये जो मशाल लाइक रचना होता है ये विंड पाइप को क्या कर लेता है, ढक लेता है। सिर्फ निगलते टाइम, बाकी टाइम नहीं, अभी दोनों खुला होगा, आपका विंड पाइप भी और आपका फूड पाइप भी, दोनों आपका खुला। लेकिन जैसे हम भोजन को निकलेंगे ना तो एक मशाल होता है, एक छोटा सा मशाल सा रचना होता है जो इस विंड पाइप से ढक लेगा। तो क्या होगा सर, आपका फूड केवल और केवल कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, और हमारा जो विंड पाइप है, जो कंठ द्वार है, उसमें भोजन नहीं जाएगा। उस मशाल का नाम भी है, उस मशाल का नाम है एपिगैलोटिस। क्या नाम है, एपिगैलोटिस। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाती है। आगे बढ़ते हैं, ग्रस नली, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रस नली में पहुंचता है। भोजन पहुंचते ही ग्रस नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमकुचन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसटता जाता है। ग्रसनली में पाचन क्रिया नहीं होती, ग्रसनली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, जो हम फूड खाए, चिबा लिए, उसका निकले, तो निकलने देखिए कैसे आ रहा है, एक वेव बन रहा है। ये क्या डायरेक्ट आ गया, स्टोमच में नहीं, वापस से ध्यान दीजिएगा होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ से निकलते खाना, तो यहाँ पे हमारा क्या फूड पाइप, ये फूड पाइप आपका वेव बनाता है। जैसे फूड यहाँ पे आया तो यहाँ पे फूल क्या, बाकी जगह क्या पचका हुआ। अगर यहाँ पे फूड आता तो यहाँ पे फूलता है, यहाँ बाकी जगह पचका होता है। जैसे अभी हमने देखा कि फूड आपका धीरे धीरे खिसकता है, धीरे धीरे एक फूड पाइप के अंदर तरंग बनता है, जैसे जैसे फूड जा रहा है धीरे 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 नीचे आ रहा है। अब इस अगर कोई बोला जाए कि आपको उल्टा लटका दे और बोले खाना निकलो, तो खाना बाहर आ जाएगा क्या, खाना फिर भी कहाँ जाएगा, अंदर ही जाएगा, खाना फिर भी क्या जाएगा, अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेव बन रहा है ना, ये वेव क्या कर रहा है, फूड को धीरे 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 नीचे खिसकाता है। मतलब खिसकाता मतलब नीचे किधर, हमारे आमाशय की तरफ, स्टोमक की तरफ। वापस से देखिए इस चीज को थोड़ा, देखिए कैसे फूड पाइप के अंदर वेव बनता है। ये जो है अब आपका कैसे ये वेव बनेगा, अभी प्लेन है, अब एकदम आराम से, क्योंकि अभी तक कोई फूड नहीं आया। अब जैसे फूड को निकलेगा, देखिए ये मेरा दिया, देखिए बन रहा है ना वेव, जहाँ से आपका भोजन जा रहा है वहाँ पे फूल गया है, और जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ पचका हुआ है। और इस तरह से वो धीरे धीरे हमारा क्या आ गया, स्टोमक में आ गया। अब यहाँ तक आया, बता रहे वो क्या है, पहले स्टोमक तक आ गया, ये क्लियर है, मतलब हमारे आमाशय में आ गया। अब आमाशय की बात करते हैं, ठीक है। भोजन निकलते हैं, निकलने से कहा जाता है ग्रसनली में। ग्रसनली में आपका दो छिद्र होता है, एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। तो भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ चल जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप के द्वारा भी आपका धीरे धीरे सड़क के कहाँ आता है, आपके आमाशय। अब बात करते हैं आमाशय। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से
शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग पुंडिक भाग कहलाता है। आहार नल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का अस्तर होता है। कोशिकाओं का यह अस्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भाग की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, अमाशय। अब अगर आप भोजन का पचना स्टार्ट बोला जाए ना, देखिए पाचन तो स्टार्ट हो जाता है मुख भोजन से। जैसे लार के साथ आपका भोजन सनाया, वहां से पाचन के लिए स्टार्ट हो गया। पाचन कहाँ नहीं होता है आपका, पाचन आपका नहीं होता है फूड पाइप। फूड पाइप में पाचन की क्रिया नहीं होती। फिर आपका वहां से हल्का डाइजेस्ट फूड आपका धीरे धीरे सरक के कहाँ आता है, हमारे स्टोमक। स्टोमक देखिए आपका इधर साइड होता है हमारा, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां साइड है ना। तो स्टोमक किस साइड होता है, बाएं साइड होता है। हम लोग का अभी अंदाजा था कि बीच में पेट होता है हमारा स्टोमक यहाँ पे, ठीक है। देखिए लीजिए, यहाँ पे तो आपका होगा छोटी आंत से, यहाँ पे क्या है, एकदम सेंटर पे हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत। तो स्टोमक है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमक आता है। स्टोमक में जैसे आता है ना, इसके साथ बहुत सारी ग्रंथि जुड़ी होती है। हमारे अमाशय में बहुत सारी ग्रंथि जुड़ी होती है, जिससे बहुत सारे आपके क्या आते हैं, आपके जूस निकलते हैं, मतलब रस निकलते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब वो है क्या क्या सर, देखिए हमारे जो अमाशय में है बहुत सारी ग्रंथि, उसका नाम क्या पड़ गया, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजनक कोशिकाएं तथा मुक्त या जाइमोजिक कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। वहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर रस। स्टोमक की लार्ज मस्कुलर हॉलो ऑर्गन, ठीक है, और उसमें क्या आता है आपका जठर रस आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। आगे जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा पेप्सिजोन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका क्या क्या हमारा आपके जठर रस से निकलता है। सबसे पहले आपका पेप्सी या पेप्सिजोन बोलते हैं उसको, दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और आपका तीसरा आपका क्या, आपका म्यूकस, ठीक है। म्यूकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, ठीक है। जठर रस में 3 चीज से मिलकर जठर रस बना है। याद रखिएगा, जठर रस कितने चीज से मिलकर बना है, 3। अच्छा, जठर रस का इस्तेमाल कैसे, जठर रस का इस्तेमाल हम भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए करते हैं। तो जठर रस से हमके 3 चीज मिले हुए सर, कौन कौन आपका, एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है म्यूकस और तीसरा क्या है, पेप्सिनोजेन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजोन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। देखिए हमारा जो जठर रस है वो 3 चीज में है। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जब हमारा फूड अंदर आता नहीं, मतलब जब हम खाना नहीं खाते तो जो पेप्सिजोन होता है ना, ये अक्रिय होता है, मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं करती। लेकिन जैसे फूड आपके स्टोमक में आता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। ये एसिड क्या करता है, जो पेप्सिजोन अक्रिय था उससे क्या बना देता है, सक्रिय, मतलब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये पेप्सिजोन आपका क्या बनाता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब जब तक आपका फूड नहीं गया हमारे स्टोमक में, जब हम तक सुबह से कुछ खाई नहीं, हमारे पेट में स्टोमक में कोई फूड गया नहीं है, यहाँ पे पेप्सिजोन जो है वो अक्रिय है, मतलब कोई भी क्रिया नहीं करेगी। लेकिन जैसे हम जाके नाश्ता करेंगे, जैसे फूड अंदर गया हमारे पेट में, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, अक्रिय पेप्सिजोन को क्या में बदलेगा, पेप्सिन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अक्रिय पेप्सिजोन को क्या में बदलता है, पेप्सिन, ठीक है, याद रखिएगा। पेप्सिजोन को पेप्सिन में कौन बदलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। अब पेप्सिन क्या करता है सर,
पेप्सिन भोजन में जो भी प्रोटीन मौजूद है उसे क्या बदल देता है, पेप्टोन। देखिए हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि हमें 5 पोषक तत्व चाहिए। वो 5 पोषक तत्व आप सबको पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, आपका मिनरल्स और विटामिन है। तो पेप्सिन किस पे क्रिया कर रहा है, पेप्सिन जो काम कर रहा है किसको डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, और वो उस प्रोटीन पे काम करके उसे क्या बना देता है, पेप्टोन। क्या बनाता है, पेप्टोन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सर हमारे डाइजेस्टिव में। क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन के साथ हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भी जाते हैं। उन बैक्टीरिया को जो निष्क्रिय करता है, मारता है, वो कौन है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आपने कभी जब कोविड काल चल रहा था तो आपने सुना था कि खाने के थ्रू नहीं हो सकता। अगर खाने में कोई आपका वायरस है तो ये हम इफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि जैसे स्टोमक में आएगा, यहाँ पहले से कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो भी कीटाणुनाशक है जो हमारे शरीर में बीमारी फैला सकता है, उन कीटाणुनाशक को क्या कर देता है, मार देता है। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार के अतिरिक्त स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर और कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव को अल्सर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो अम्ल है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर स्राव होने लगता है। हमारे पेट के अंदर जो HCl है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगता है, बहने लगता है, स्राव होने लगता है, जिसके कारण ये हमारे आमाशय की दीवार पे क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, असर डालता है, जिसके कारण हमारे आमाशय में धसा हुआ एक घाव निकल जाता है। उस घाव का नाम क्या कहलाता है, अल्सर। क्या कहलाता है, अल्सर। ये पूछता है क्या कहलाता है, अल्सर। अच्छा, अल्सर अधिकतर किससे होता है पता है, वो इंसान जो लंबे टाइम से क्या है, भूखे, वो इंसान जो लंबे टाइम से जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके आमाशय में क्या हो जाता है, उनके पेट में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, एक घाव है सर, एक घाव है जो हमारे पेट में, मतलब हमारे आमाशय में के अंदर की तरफ क्या होता है, धसा हुआ रहता है। उस घाव का नाम क्या है, अल्सर। ठीक है, ये किसे होने की चांसेस ज्यादा है, जो आदमी क्या है, भूखा है। आमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं अत्यधिक होती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। देखिए हमने भी क्या बताया कि हमारे फूड में 5 कंपोनेंट है। प्रोटीन तो स्टार्ट हो गया था पचना, प्रोटीन को कौन पचा रहा था सर, कौन बचा रहा था, पेप्सिन। पेप्सिन क्रिया किया ना प्रोटीन के, और क्या बनाया, पेप्टोन। जो भी हमारे फूड में प्रोटीन था उस पर क्रिया कौन किया, पेप्सिन। अब पेप्सिन में क्या बना, पेप्सिन क्रिया करके क्या बना, पेप्टोन। अब सिर्फ पेप्सिन का पाचन हमारे स्टोमक में नहीं होता, इसके अलावा हमारा वसा का भी होता है। तो आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यह वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा हमारे आमाशय में आपका वसा का पाचन होता है, बट आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। पूरा जो कहाँ पचेगा, पूरा पचेगा आपके छोटी आंत में। आंशिक रूप से वसा का पाचन हमारे आमाशय में होता है, और ये कौन करता है, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज आपका क्या करता है, वसा का पाचन करता है। नाम थोड़ा अल्टर है, घर पे जाके बुक को रिवीजन कीजिएगा और शॉर्ट नोट खुद से तैयार कीजिएगा कि कौन क्या करता है। बुक है बायोलॉजी का सबके पास, सबके पास नहीं, उससे लीजिएगा। होली का 4 दिन का छुट्टी है तो उसको अच्छे से कीजिएगा।
जो भी बोले थे क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। अल्सर कब होता है? अल्सर किस इंसान में होता है सर? जो इंसान लंबे टाइम तक भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा उसमें अल्सर होता है। वसा का आंशिक रूप से पाचन कहाँ होता है? आंशिक रूप से पाचन होता है हमारे अमाशय में, पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। अभी बताएंगे नहीं बताएंगे आगे। आंशिक रूप से पाचन होता है आपके अमाशय में। अच्छा, किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज आपका क्या करता है? वसा को पाचन करता है। फिर अगर बोला जाए कि प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है? तो पेप्सिन। ये पेप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करके क्या बनाता है? पेप्टोन। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। आगे बात करें, आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। अब धीरे धीरे जो आपका भोजन जो डाइजेस्ट होता है, तो आमाशय में भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होके ये क्या हो जाता है? आपके लाई की तरह बन जाता है। गाढ़ा लाई, लाई कभी बना है? लाई की तरह हो जाता है। और इस लाई को हम लोग क्या कहते हैं? काइम। इस लाई को हम लोग क्या कहते हैं? काइम। थोड़ा सा बुक पे ध्यान देते हैं, सॉरी स्क्रीन पे ध्यान देते हैं, चीजों को थोड़ा समझते हैं। ये खुल गया। अब ये देखिए ऐसा कुछ लाई बन जाता है। ये लाई आपका कहाँ पर प्रवेश करेगा? छोटी आंत। हमारा आमाशय किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत। देख रहे भोजन कैसे आ गया छोटी आंत में? हमारा आमाशय किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो लाई की तरह है जिसका नाम क्या हमने रख दिया? काइम। काइम आमाशय के पायरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब बात करेंगे छोटी आंत की। देखिए हमारे अंदर दो आंत होता है, एक होता है बड़ी आंत और दूसरा क्या होता है? छोटी आंत। छोटी आंत देखिए जो पतला और छोटा छोटा है ना अंदर का, वो है हमारा छोटी आंत। और ये ग्रीन वाला वो क्या आपका कहलाता है? बड़ी आंत। येलो वाला पैनिक्रिया। बताते क्या है पैनिक्रिया? छोटी आंत सब चीज बता देंगे सर। इंड होते होते चैप्टर का आप मनुष्य के आहार नाल को अच्छे से जानेंगे। अभी तक कहीं कोई दिक्कत हो? एक एक करके बढ़ते हैं सारा बात। अब आ रहे हम लोग किस पे? छोटी आंत पे। अब हमारा भोजन आपका आंशिक रूप से पच के, पूर्णतः भी नहीं पचा है, पच के आंशिक रूप से पचा, क्या बन गया सर? काइम। अब ये काइम हमारे स्टोमक से, हमारे पेट से, आमाशय से आपका कहाँ प्रवेश कर गया? छोटी आंत में। यहाँ पे भी एक छिद्र होता है। हमारे आमाशय और छोटी आंत में क्या होता है? एक छिद्र होता है। उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र। छिद्र को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक छिद्र। ये छिद्र से हमारा कौन जुड़ा होता है? ये छिद्र से हमारा जुड़ा होता है आमाशय और छोटी आंत। मतलब जो आपका जो आंशिक रूप से पचा भोजन, आंशिक रूप से पचा भोजन जो आपके आमाशय में रहता है, ये आपका धीरे धीरे